हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कपिल राणा आज आप लोगों के लिए नॉकआउट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड एमओटी, ये सब टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले बच्चों में बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है जो कि अनलॉक 20 जिसको बोला गया, जिसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड ये अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे है IIT JEE कैटेगरी के अंदर। यू कैन यूज़ माई कोड कपिल लाइव KAPILLIVE if you want to avail 20% discount on plus subscription. This is valid by today only. अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करेंगे उनके लिए, या मेडिकल की तैयारी करेंगे उनके लिए प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। रैंक के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अनअकैडमी पे नए हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड कपिल लाइव KAPILLIVE, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको प्राइजेस के साथ में ये आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। दीज आर द बैचेस विच आर कमिंग, ठीक है। तो आप इनको इनरोल कर सकते हो एज़ पर योर क्लास एंड स्टैंडर्ड। आप अनअकैडमी का डाउट फीचर यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इसमें आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसका आप डाउट अनअकैडमी ऐप पर जाके आस्क मी अ डाउट, उसके अंदर एक फीचर होगा एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट एज पर दी, ठीक है, योर रिक्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैं इन क्वेश्चंस को वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट सेशन को छोड़ा था। MOT और फैजान रूल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच हैज़ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर होमो एंड ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो भी कौन सा, होमो, वो जेरेड होना चाहिए। मतलब इट मस्ट पजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से यदि नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ये ट्रिक है, CUS निकालना इस टेक्निकल तरीका, एंड नंबर ऑफ नोडल प्लेन यदि इवन आते हैं उससे भी आपको जेरेड पता चल जाता है, और आते हैं तो अनजेरेड। तो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक तो होमोजेरेड होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, है ना बेटा, और साथ में पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें यदि हम देखें तो N2 प्लस जो है, N2 प्लस में लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सिग्मा 2pz में, ठीक है, N2 के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिग्मा 2pz बनेगा। अब ये सिग्मा 2pz1 जो है, ये सिग्मा 2pz1 बनाओ तो ये प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस और प्लस सेम फेस के साथ ओवरलैपिंग करनी है। तो माइनस माइनस बीच में आ गया, और इधर प्लस प्लस। आप उल्टा भी कर सकते हो, इधर प्लस ले लो, इधर प्लस ले लो, इधर माइनस माइनस ले लो, एक ही बात है। माइनस के साथ ऑलरेडी सेंटर सिमेट्री आएगी, और प्लस की प्लस के साथ आएगी। तो क्या सिग्मा 2pz के अंदर CUS है? बिल्कुल है। दूसरी बात, अब कोई कहता है कि नंबर नोडल प्लेन कितने, तो मॉलिक्यूलर नोडल प्लेन कितने, 0, और टोटल नोडल प्लेन कितने यहाँ पर, 2, दोनों केस में इवन। तो ये जेरेड तो है N2 प्लस का होमो जो सिग्मा 2pz है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है तो पैरा भी है, तो ये तो मैं पक्का काउंट करूँगा। अब बात करते हैं O2 2 माइनस की। O2 होता क्या है, O2 2 माइनस को से पहले O2 क्या होता है, O2 होता है तुम्हारा पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। अब दो बाहर से आ गए तो एक और एक यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, तो ये डायमैग्नेटिक हो गए। तो इसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसका बिल्कुल ख़त्म कर दो।
C2 की यदि बात करें तो C2 में इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हारे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 14 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, sp मिक्सिंग की वजह से पाई 2px में इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, सिग्मा 2pz में बाद में आते हैं। तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, तो 8 ये हो गए। पाई 2px 10 और पाई 2py 12, तो ये ऐसे आता है। तो ये भी डाया ही है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। O2 में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py का जेड एंड जेड निकालने के लिए पाई स्टार है तो इधर प्लस माइनस, तो इधर माइनस इधर प्लस, पाई बॉन्ड बनाना है तो प्लस और माइनस का भी ओवरलैप तो करेंगे नहीं, तो ऐसे रहेगा। इसमें CUS आ रही है, या नंबर टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इवन से भी हो रहा है वैसे भी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक और प्लस बेटा जेरेड, ये हो गया। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड जेरेड करेक्टर आ गया इसके अंदर, तो इसको लेंगे। B2 की बात करते हैं। तो B2 में पाई 2px 1 और पाई 2py 1 ऐसे रहेगा। तो अब ये पैरा तो है, लेकिन क्या पाई 2px BMO वाला इस केस में, तो ये ऊपर बड़ा प्लस और नीचे बड़ा माइनस, तो इसके अंदर क्या प्लस और माइनस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या इसके अंदर आपको सेंटर सिमेट्री दिखाई दे रही है सेम फेस में, प्लस इधर इधर माइनस नहीं है। या नोडल प्लेन कितने हैं 1, तो ऑड हो गया, तो अनजेरेड हो गया। तो ये अनजेरेड की वजह से काट दिया मैंने, ठीक है। C2 2 माइनस, C2 2 माइनस की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सिग्मा 2pz 2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होमो है। सिग्मा 2pz के बारे में अभी हमने देखा था कि क्या है, ये जेरेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, हमें पैरा चाहिए था, ये इसलिए कट गया। N2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन्स, अगला 15-16 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब जैसे O2 में जाता है, O2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पाई स्टार 2 प्लस पाई स्टार 2py, और ये जेरेड है, तो इसको पैरा भी है। और ये तो कितने स्पीशी आपकी पैरामैग्नेटिक और उनका होमो सिमेट्रिकल है, 1 2 और 1 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशी होमो इज हैविंग जेरेड करेक्टर। आई होप आपने एक बार ट्राई किया होगा। तो होमो जो है वो जेरेड करेक्टर का होना चाहिए। तो O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे O2 में जाते हैं पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py 1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया क्योंकि O2 माइनस बना है, तो ये दे दे। तो होमो तो इसका पाई स्टार 2p है, और हमें अभी हमने देखा है पाई स्टार 2p इज जेरेड, पिछले क्वेश्चन में देखा है। B2 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले होते थे पाई 2px 1 और पाई 2py 1, B2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 2 2 हो जाएंगे, बिल्कुल C2 की तरह 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी हमने देखा था, ये होते अनजेरेड, जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है ना। तो हमने क्या बोला, ये जेरेड है ये अनजेरेड है, इनको जेरेड चाहिए, तो ये जेरेड हो गया ये अनजेरेड हो गया। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन पाई 2pz में 1 है, हमने 2pz को अभी देखा था कि ये क्या था, आपका जेरेड था, ठीक है। तो ये आ गया। C2 2 माइनस बिल्कुल कैसा होगा तुम्हारा पाई 2pz 2, और पाई 2pz 2 तो भी जेरेड होता है। F2 पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py 1, सॉरी 2 2, और पाई स्टार 2p क्या होते हैं, जेरेड होते हैं।
ठीक है। एच एफ की जो बात करेंगे हम, एच एफ में हम जेड एंड जेड डिफाइन ही नहीं कर सकते। हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज के अंदर वी कैन नॉट डिफाइन, वी नेवर डिफाइन जेड एंड जेड, कांट डिफाइन जेड एंड जेड बेटा। ओके, तो काट दिया। H2 माइनस, H2 माइनस की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है H2 माइनस में? 3। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो ये सिग्मा, तो ये प्लस हो गया, यदि ये माइनस हो गया तो इन दोनों के अंदर इनकी ओवरलैपिंग करनी थी। प्लस का कभी माइनस से मैच होगा ही नहीं, ये क्या हो गया? अनजेडेड हो गया, काट दो। CO में बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर है, हेट्रोन्यूक्लियर में जेड एंड जेड डिफाइन ही नहीं होता। O2 2 प्लस, O2 2 प्लस के अंदर, तो O2 जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है तुम्हारी पाई 2px2 पाई 2py2, यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ तो 0 0 हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या बचा? पाई 2p। और जो पाई 2p है, पाई 2p है, वो हम देख चुके हैं कि वो क्या होता है? अनजेडेड होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो इसको काट दिया बेटा, हमको क्योंकि जेडेड चाहिए था। तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3, 3 आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, O2 माइनस, C2 माइनस, F2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, वो भी हम कर लेंगे ऑप्शन के अंदर। तो इसमें जो करेक्शन है वो ये है कि, चलो एक बार आप मैं करेक्शन कर देता हूँ पहले। ये है एक्चुअली, चलो अब करो। अब देखो, तो अब यदि हम देखें इस सवाल को बेटा, तो S2 और O2 ये ना एक ही फैमिली के हैं। तो यदि ये आपका पैरामैग्नेटिक है, तो इसी के हिसाब से हम S2 को भी पाई स्टार 3px1, क्योंकि दोनों की स्टेट सेम है गैसेस, तो उसको भी पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, और ये दोनों ही कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक भी है, कलरलेस भी है। तो P का ना 3 3 हो जाएगा, P का भी 3 और R का भी 3। N2 सिग्मा 2pz, 2 होता है डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है, तो Q का तुम्हारा डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, तो Q का 4 हो जाएगा। और S का आपको पता होगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2, दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन होम एंड लूमो, डेट इज पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p की वजह से ये कलर्ड होता है ना। तो इसके हिसाब से हम यदि बात करें तो S का क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड, ये। तो C इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। एज पर दी N2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखा है और आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है।
तो देखिए बेटा, इसमें N2 में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये 14, N2 प्लस में आते हैं 13। आई थिंक आपको बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक पता होगी। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर तीन आएगा मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। 0.5 का रिडक्शन करते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर में। 14 पे 3 है तो 15 पे भी 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 13 पे भी 2.5, 16 पे फिर 0.5 और कम कर दो 2, 17 पे और कम कर दो 1.5, ऐसे ही 14 से 13 पे 2.5, 13 से 12 पे 2, ऐसे होता जाएगा। तो अब बताओ 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। 13 पे कितना आ गया, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। ये सिग्मा 2pz 2 होता है और ये सिग्मा 2pz 1 हो जाएगा, तो डायामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज। तो P का 4 हो गया, ठीक है। अब O2 प्लस, अब O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में होते हैं 1 और पाई स्टार 2py में 0, तो है तो ये पैरा। और O2 प्लस 16 से इलेक्ट्रॉन हुए 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है 2.5 और O2 2 प्लस में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होता है 3 और ये पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2px 0 हो गया, पाई स्टार 2py 0 हो गया इस केस में। तो अल्टीमेटली ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई है, पैरा टू डाया हुआ है और तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 की तरफ गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज। तो Q का 1 आएगा। तो आई थिंक यही आंसर आ गया, बी ऑप्शन, खत्म। सिमिलरली आप R के लिए और S के लिए कर सकते हैं कि भाई B2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1। B2 प्लस के लिए कितने 9 इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली कितना हुआ 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर तो तुम्हारा डिक्रीज हुआ है और पहले भी पैरामैग्नेटिक था, अभी भी पैरामैग्नेटिक है। तो पाई 2px 1 और पाई 2py 1 और भी पाई 2px 1, तो पैरामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हुई है, रिमेन सेम। तो इसका हो गया 2, R का हो गया तुम्हारा 2, बिल्कुल 2 आ रहा है। S का देखें, S का यदि हम देखेंगे हम तो NO माइनस 15 प्लस 1, भाई 15 इलेक्ट्रॉन NO में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड आएगा 2। NO 15 पे 2.5 होता है, बॉन्ड क्या हुआ बढ़ा, तो बॉन्ड तुम्हारा बढ़ गया। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 16 पे कितना, पैरामैग्नेटिक, पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py 1। हेट्रोन्यूक्लियर NO के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग एग्जैक्टली यदि देखें हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशी के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस में आप इसको होमो की तरह NO को कर सकते हो, NO को कर सकते हो, है ना। तो ये पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2py 1 और पाई स्टार 2px 1 ये रहेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक ही रहेगी दोनों तरफ। तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। एज पर दी प्रॉपर्टी यू हैव टू मार्क दी, हाँ ध्यान रखना है एब्सेंस ऑफ sp मिक्सिंग है। तो कंसिडर कर लीजिएगा कि sp मिक्सिंग एब्सेंट है, मतलब सारी एनर्जी लेवल को हमें क्या मान के चलना है, जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 14 के लिए लिखते हैं एनर्जी लेवल, वो करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको मार्क करना है। तो क्वेश्चन देखें, एब्सेंस ऑफ sp मिक्सिंग मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे अब ऐसे लिखनी होगी, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर सिग्मा 2pz। ये नंबर प्रोटॉन ग्रेटर देन 14 के लिए होती है होमोन्यूक्लियर में, ठीक है। तो वही मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ sp मिक्सिंग दे रखा है, ठीक है बेटा। अब कर लो आप, ये है। तो B2 के अंदर आप यदि sp मिक्सिंग हटा दोगे तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 4 6 8 10। तो ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, डेट इज सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक। तो ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो P का 3, B और D काट दो। अब C2 में यदि हम देखें तो
12 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही है, तो पाई बॉन्ड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल है, तो C2 इज पैरामैग्नेटिक, तो Q का 1, ठीक है, Q का 1 हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया तुम्हारा इधर। R का फिर ऑब्वियस बात है 4 आना चाहिए, तो एक ही बचा ऑप्शन, ये आंसर है, R का 4 आना चाहिए। देखते हैं अभी यदि हम देखें बेटा इसके अंदर N2 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना आता है, 3 आता है, ये तो पता ही है हमें। O2 में π2p1 और π2py1 ये होता है, पैरामैग्नेटिक भी है लेकिन है नहीं उसमें। तो 2 देखते हैं, एनर्जी इज लेस देन पेरेंट एटम, ठीक है। अब आपको पता है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है किससे, एटम से, ऐसा होता है ना, और यहाँ पे एटम होते हैं 2p, तो ये 2p है ये भी, तो इसकी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी आयनिक एनर्जी कम होगी, किसकी, मॉलिक्यूल की, किसके मुकाबले, एटम के मुकाबले। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट ए आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा पूरा MOT फिनिश हो गया। अब आपको क्वेश्चंस करने एक एक करके, ठीक है, मैं पोल दूंगा। अब ये फिजान के ऊपर, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो बेटा गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग Na2CO3, Na2CO3 का मेल्टिंग हो जाता है बिफोर थर्मल डिकम्पोजिशन, सो नो गैस इज इवॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय हीटिंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे मिलेगी ऑन हीटिंग बेटा, ये आपको बताना है। तो देखें लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स यू PbO प्लस NO2 प्लस O2 बेटा, तो ये देगा KNO3 KNO2 देता है प्लस O2 देता है, NaNO2 का डिकम्पोजिशन होगा नहीं, NaNO3 भी सेम एज KNO3, ठीक है। हाँ 800 डिग्री पे वो एग्जैक्ट टेम्परेचर 800 होता है, तो Na2O प्लस O2 प्लस N2 मिल जाता है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। स्टार्ट करें। अब देखो बेटा FeSO4 को हीट करते हैं ना जब, तो Fe2O3 SO2 SO3 मिलता है, क्योंकि आयरन 2 प्लस ना 3 में जाना चाहता है तो रिडॉक्स हो जाती है, लेकिन आयरन Fe2SO4 होता है आयरन ऑलरेडी 3 में, तो रिडॉक्स कैसे करेगा वो, क्योंकि प्लस ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो FeSO4 इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स में जाता है, सही है, इंट्रा मॉलिकुलर, बट आयरन 3 के लिए गलत बात है ये, है ना, तो ये बात फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन फॉल्स वाला है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो गया, है ना। ओके, इसका तुम्हारा ए था और इसका तुम्हारा बेटा डी था ऊपर वाले का, तो इस तरीके से है ना। रेड पेन से लिख देता हूँ मैं आपको, ए डी और ये डी, ठीक है। तो ये चीज़ है, बोथ सॉल्ट गिव Fe2O3, बिल्कुल सही बात है, ब्राउन ही मिलता है आपको। Fe2O3 का कलर रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, रस्ट,
तो डेट इज ब्राउन ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। mx एक सॉलिड है, उसको एनर्जी दी है तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा बात ये बोल रखा है आयन को हाइड्राइज करा है या हाइड्रेट करा है, x माइनस को भी हाइड्रेट किया गया है। कौन सी बात सही है एज पर द गिवन ऑप्शंस? अब देखें बेटा, जो पहला ऑप्शन है इसको mx को सॉलिड को आयन में कन्वर्ट किया, मतलब E1 लेटेस्ट एनर्जी है, और ये E2 और E3 एक्चुअली हाइड्रोजन एनर्जी है। अब हमें पता है कि भाई जब कंपाउंड सॉल्युबल होता है उसके लिए हाइड्रोजन एनर्जी और E2 प्लस E3 का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एनर्जी है, मस्ट बी ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। तो ऑप्शन टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जस्ट होल्ड ऑन। तो इसके अंदर देखेंगे बेटा हम लोग, तो अब क्वेश्चन में बोला रखा है कि दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इनफ टू प्रिडिक्ट दी। तो यदि कोई डेल्टा एच नेगेटिव है और जब कोई सॉलिड बेटा पानी में जाता है एंट्रोपी तो बढ़ती ही है, क्योंकि आयन में कन्वर्ट होता है ना वो। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सपोज A प्लस और x माइनस ले लो, तो ये A प्लस में गया x माइनस, तो सॉलिड से पानी गया, एंट्रोपी भी बढ़ती है, डेल्टा एच भी। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस जी टी डेल्टा एच बेटा। तो एंट्रोपी तुम्हारी बढ़ी और डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, स्पॉन्टिनिटी आएगी, तो कंपाउंड तो बिल्कुल सॉल्युबल होगा। तो ये बात तो सही है, तो ट्रू है। तो डी ऑप्शन तो कट गया, फॉल्स वाला। फॉर एल्कली मेटल्स द कार्बोनेट, यदि देखें हम तो कार्बोनेट का जो ऑर्डर है वो क्या रहता है तुम्हारा, कार्बोनेट का ऑर्डर रहता है तुम्हारा Li2CO3 है ना, एक्सेप्शन के अंदर आता है ये Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। ये आपका बॉन्ड लिंडेज से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, ठीक है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में लेके चले जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो रही है तुम्हारी, बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, है ना, देखो बढ़ रही है। इन्होंने बोला डिक्रीज, ये गलत हो गया, तो फॉल्स होगा, ट्रू के बाद फॉल्स आएगा। तो ए ऑप्शन भी कट गया, डी तो कट गया था, ट्रू फॉल्स। फॉर एल्कली मेटल ओजोनाइट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी देखें, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर था, तो थर्मल स्टेबिलिटी ओजोनाइट, तो बेटा ओजोनाइट होते हैं O3 माइनस, ये होते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक से करें तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, है ना, पॉलीएटॉमिक के केस में। तो नीचे जाते हुए आप देखोगे लिथियम से सीजियम पे, सीजियम प्लस की पोलराइजिंग पावर सबसे कम है क्योंकि साइज ज़्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसकी, तो ऐसे ऑर्डर आएगा, है ना। फॉर एल्कली मेटल्स तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा, सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये बात सही थी, ये गलत बात थी, ये सही बात थी। फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड, नाइट्राइड कौन होते हैं बेटा, N3 माइनस, नाइट्राइड है N3 माइनस। तो ये किस में चला गया, मोनोटॉमिक में, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो लिथियम प्लस वाले की सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी
सीरियम प्लस वाले की सबसे कम होगी क्योंकि उसकी आर सी की वैल्यू कम है। लेटेस्ट एनर्जी होती है क्यू सी क्यू ए डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर ए। तो उन्होंने बोला इंक्रीजेज, बल्कि मैं कहूँगा डिक्रीजेज, है ना, फॉल्स, सही बात है। ठीक है, तो सी इज सही आंसर है बेटा, है ना। विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल शो सेम सॉल्युबिलिटी ट्रेंड इन वाटर, बताइए। तो ये बताओ, एल्कली और एल्कलाइन के क्या कार्बोनेट्स के ऑर्डर सेम है? एल्कली के केस में कार्बोनेट का ऑर्डर और एल्कलाइन का दोनों का रिवर्स होता है, क्योंकि एल्कली का बॉन्ड लेटिस एक्सप्लेन नहीं होता, एल्कलाइन का हो जाता है। बेरियम है ना, बेरिलियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल है बेरियम के मुकाबले, तो वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एल्कली के अंदर सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना बेटा, तो रिवर्स आता है। तूने बोला सेम, तो इसमें तो रिवर्स आता है, अपोजिट। नाइट्रेट्स में और एल्कली और एल्कलाइन के में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑर्डर आता है। हाइड्रोक्साइड में छोटा बड़ा करते हैं, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात आती है ना, हाँ ओके। क्लोराइड्स में नहीं, BaCl2 सबसे बढ़िया रहता है इसमें, और BaCl2 के मुकाबले इसमें बिल्कुल डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है एल्कली में, लीजर ने किया। LiCl एल्कलाइन का लिख देता हूँ मैं आपको, एल्कलाइन का आता है तुम्हारा ऐसा, LiCl लीजा रे ने किया, ऐसे ये ऑर्डर आता है तुम्हारा किसका, क्लोराइड्स का ऑफ एल्कली। एल्कलाइन में कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड सी ऑप्शन बेटा, इन्हीं के ऑर्डर आपके सेम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसमें देखेंगे आप, तो कोवलेंट कट्टर पोलराइजिंग पावर के साथ बढ़ेगा, लिथियम प्लस का कोवलेंट कट्टर आपका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज अपॉन साइज होता है, साइज का क्या है, सबसे कम है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछा उन्होंने। थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीएटॉमिक केस में इनवर्स प्रोपोर्शन टू होती है पोलराइजेशन, और पोलराइजिंग पावर तो कैडमियम की, डेट इज स्यूडो की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा होती है नोबल वालों से, तो इसकी तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यही गलत है, बी आता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर बिल्कुल सही है, एक्सेप्शनल केस आता है बेरिलियम फ्लोराइड की वजह से ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और फिर उसके बाद में ये ऑर्डर सही है, ये सही है। सॉल्युबल वाटर, ठीक है, तो मैंने आपको कहा ही था BeCO3 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, फिर MgCO3 CaSrB है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो गलत पूछा था, तो आंसर बी आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है बेटा, इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? तो ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर की बात पूछी गई है। आयनिक करेक्टर के लिए कोवलेंट करेक्टर कम होना चाहिए,
और कोवलेंट कट्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। तो यदि हम देखें तो पोलराइजेशन के लिए तो हमने देखा है कैल्शियम 2+ जो है, ठीक है, वो उसका साइज़ ज़्यादा है इन सब के मुकाबले, तो इसका वॉल्यूम कम, साइज़ कम, डेट इज़ इसका पोलराइजेशन कम। पोलराइजेशन कम तो कोवलेंट कट्टर कम, कोवलेंट कट्टर कम तो आयनिक कट्टर बेटा ज़्यादा होगा। और ये बात सही दे रखी है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाद वेरी आयनिक कट्टर के लिए। ऑर्डर ऑफ एसिड कट्टर, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के साथ एसिडिक कट्टर बढ़ता है और ये हो भी रहा है, तो ये बात सही है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो डिपेंड होती है वो करती है मोनोटॉमिक केस में लैटिस एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी इन मोनोटॉमिक केस, है ना बेटा, मोनोटॉमिक की बात कर रहा हूँ। और इस केस में आप देख सकते हो सोडियम का QC इंटू QA/RC प्लस RA होता है। QC QA तो सभी का सेम है, तो हम क्या देखेंगे RC कम Na का, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी छोटा बड़ा, ये अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ से देखोगे तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, फिर ये तरह आना चाहिए, ये गलत है एक्चुअली। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। बॉन्ड लिंडे के हिसाब से बाइकार्बोनेट्स के ऑर्डर को समझाया जा सकता है, रिवर्स ऑर्डर आता है। तो सीजियम बाइकार्बोनेट के बाद रुबिडियम के बाद पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, और ये बात बिल्कुल इन्होंने सही दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है ये तो बाइकार्बोनेट NaCO3 को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और CaCO3 तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है PPT में, सॉल्युबिलिटी पॉइंट्स में आपने याद भी किया होगा इसको, ठीक है। तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, है ना। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर BCO3 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये ऐसा आना चाहिए, गलत है। ऑर्डर बेसिक करेक्ट है, तो हमें पता है अपना ये तो सब बेसिक ही है और ये एम्फोटेरिक है, तो ये तो लास्ट में बिल्कुल सही बात है। एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक करेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पे, पोलराइजेशन पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बेसिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर आप बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हो। तो नोबल +1 वाले का +2 वाले से पोलराइजिंग पावर कम, बेसिक करेक्टर ज़्यादा। और इन दोनों में आप देखोगे KOH और NOH में तो K+ का पोलराइजिंग पावर कम है, ठीक है, तो अल्टीमेट बेसिक करेक्टर इसका ज़्यादा है, तो ऐसे हो गया। तो KOH फिर NOH फिर MgOH और फिर ZnOH। ZnOH को तो हम उससे कर देंगे, किससे, एम्फोटेरिक नेचर से, है ना, नेचर के हिसाब से। सही ऑर्डर है बिल्कुल। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है ना। तो 1 3, तो आई थिंक 4 अपने आप ही सही आ रहा होगा। आयनिक करेक्टर थोड़ी देर पहले करा है, साइज ज़्यादा, कोवन करेक्टर कम, आयनिक करेक्टर ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। 4th अपने आप ही आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो बेटा मल्टीपल चॉइस है, BaO और MgO दोनों ये आयनिक कंपाउंड है और इसमें दोनों पे चार्ज भी सेम है, बट लेटिस एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन आयन अपॉन रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ आयन। ये +2 -2 है तुम्हारा, है ना। तो आप इसको यदि हम ध्यान से देखोगे आप बेटा, तो एग्जैक्टली कटायन इंटू आयन साइज चार्ज तो सेम है। RC देखो तो RC किसका कम है, Mg का,
तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो बी इज़ मोर आयनिक। अच्छा, आयनिक के ऊपर पूछा है तो अभी उसको हम अलग तरीके से करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो डी ऑप्शन तो सही है। लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड को मेल्ट करना है तो लेटेस्ट एनर्जी देखनी पड़ेगी। आयनिक की बात करेंगे तो Mg2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू, तो कोवलेंट कंडक्टर्स में ज़्यादा होगा, आयनिक कंडक्टर्स में कम होगा। तो BaO इज मोर आयनिक देन MgO, ये बात तो AD आंसर आ जाएगा इसका, मल्टीपल चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस सवाल है। आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर बताइए। वो छोटा बेरियम बड़ा, बड़ा छोटा ज़्यादा सॉल्यूबल, सही बात है, ये सही बात है। मैंने भी आपको क्लोराइड का ऑर्डर बताया था, इसका लीजा रे ने किया। लिथियम सबसे पहले इधर आता है, फिर सीजियम, फिर रे, फिर इधर ये आता है ऐसे, तो ये ऑर्डर आएगा आपका, ये गलत है। ये ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स आता है, बॉन्डलेंडे के बिल्कुल रिवर्स आता है, ये भी गलत है। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, बेरिलियम सल्फेट छोटा बड़ा और फिर ये सब बड़ा बड़ा। तो आंसर इसका होगा बस तुम्हारा ए और डी। AD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और आपसे पूछा कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑक्सिलेट के अंदर तो आपने कोई एक्सेप्शन एज सच देखा नहीं था एल्कली मेटल्स के अंदर। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड एंड फ्लोराइड के अंदर आपने एक्सेप्शन देखे थे सॉलिबिलिटी में। अच्छा, थर्मोस्टेबिलिटी है तो एक्चुअली सॉरी, तो उसमें तो पॉलीएटॉमिक केस में हम क्या देखेंगे, पोलराइजिंग पावर कम, आयनिक करैक्टर ज़्यादा, थर्मोस्टेबिलिटी ज़्यादा, पॉली है ना, पॉली के लिए। सीजियम का साइज़ बड़ा है, कोवलेंट करैक्टर कम है, पोलराइजिंग पावर कम है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात, थर्मोस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये तो सही है, ये तो आ गया। बेसिक नेचर अभी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, जेडनो तो बेसिक एम्फोट्रिक होता है, तो ये कैसे बेसिक हो जाएगा, और बेसिक तो ये ज़्यादा होंगे इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये तो गलत ही है, बिल्कुल नेचर से ख़त्म हो गया। सॉल्युबिलिटी वाटर मैंने अब आपको बताया था, कार्बोनेट में ऑर्डर होना लिथियम चाहिए था बॉन्डलेंडे के हिसाब से भी, ट्रिक के हिसाब से भी, बट आता ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट तो ए के साथ सी भी आ गया। मेल्टिंग पॉइंट ये कोवलेंट लैटिस है, कोवलेंट की 3D लैटिस है, तो बिल्कुल इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा MgO की आयनिक से, बिल्कुल सही बात है, ऐसा इसी गिरता है MgO। और ये दोनों आयनिक है, और जब दोनों आयनिक में देखेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, +2 × -2, और ये बेटा +1 × -1, तो MgO की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो गई किससे, NF से, तो डी भी आएगा आपका। तो ACD इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बेटा मल्टीपल इंटीजर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि कौन कौन से वाइट होंगे और साथ में इनसॉल्युबल होंगे। हो सकता है आपने ये कुछ बच्चों ने ना करे हों, तो ये सॉल्ट में करोगे आप, है ना। मैंने करा दिए हैं अपने ड्रॉप आउट बैच में, तो मैं ठीक है, या हमने 12th वालों को करा दिए हैं, उनका कोर्स ख़त्म हो गया, तो वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखें हम लोग कौन कौन से वाइट होंगे
ये पूछा गया है, और वाटर इनसॉल्युबल। तो पहले इनसॉल्युबल कर लेते हैं। बेरियम कार्बोनेट, कार्बन नॉर्मली तुम्हारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल को मैं इनसॉल्युबल लिख देता हूँ, जो बेटर है आई लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनसॉल्युबल को हम आई लिख देते हैं और सॉल्युबल को हम एस लिख दूंगा मैं। तो ये तो इनसॉल्युबल है। ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होते हैं। ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं, AgBr उसमें एक्सेप्शन में आता है, ये भी इनसॉल्युबल है। क्रोमेट सॉल्युबल होते हैं ज़्यादातर एक्सेप्ट BsP, जैसे बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड क्रोमियम एंड हैक, Hg, Ag एंड कॉपर, तो ये भी इनसॉल्युबल है। ऑक्सलेट आपके नॉर्मली इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट बेरियम 2 प्लस, वो सॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल में आ गया। बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल सॉल्युबल होता है। क्रोमेट मैंने कहा ज़्यादातर सब सॉल्युबल ही होते हैं, एल्कली के तो सारे सॉल्युबल ही होंगे, ठीक है। लेड एसिड बिल्कुल सॉल्युबल होगा, क्योंकि एसिड सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट आपका क्या, हैक, Hg प्लस Ag प्लस Cu प्लस, ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो एक तो मैंने इनसॉल्युबल तो देख लिया, लेकिन अब साथ में मुझे वाइट भी देखना पड़ेगा। ये वाइट है, बिल्कुल ये वाइट है। Fe2O3 ब्राउन है, AgBr पेल येलो है, ठीक है। क्रोमेट येलो है। ऑक्सिलेट एस ब्लॉक के लोग वाइट होते हैं, है ना। बस तो इसमें से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचा तुम्हारा, 2। वाइट और इनसॉल्युबल का कॉम्बो 2 ही बचा बेटा, ठीक है। बाकी का तो चेक ही नहीं करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये हमने कर चुके हैं, नहीं करे, चलो। तो अब यदि हम देखें बेटा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, तो बिल्कुल सही है। बेसिक इज ग्रेटर देन एम्फोटेरिक, ये तो सही है। ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ये भी सही है, क्योंकि बेसिक होते हैं एम्फोटेरिक, तो बेसिक। Fe2O3 बेसिक है और ये एम्फोटेरिक है, तो अल्टीमेटली एम्फोटेरिक है, AMP एम्फोटेरिक, AMP, ये भी सही बात है। Ag2O Cu2O में यदि हम देखें तो दोनों के दोनों कौन है, स्यूडो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों बेसिक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, तो है ना। तो आपको पता है कॉपर से सिल्वर में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो अल्टीमेटली एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर घटेगा, तो सिल्वर का बेसिक करेक्टर कम होगा Ag से बेटा। तो गलत है, गलत ही पूछा है एक्चुअली, इसलिए डी आंसर होगा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, तो BaO NiO, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के जेड इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू तुम्हारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये पार्शियली फिल्ड है, तो इसका पोलराइजिंग पावर पार्शियली फिल्ड वालों को नॉर्मली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिक करेक्टर इसका क्या होगा, कम होगा, और एसिडिक करेक्टर इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन्होंने तो बेसिक पूछा है, तो ये गलत हो गया। जेडनो एम्फोटेरिक है, ये कौन है, बेसिक है, तो ये भी गलत हो गया। अब यदि हम देखें बेटा यहाँ पर Fe2O3 ये +3 है, +2 है, इसका फिर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो गई, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो गया, बेसिक करेक्टर कम होना चाहिए था, इसका ये आना चाहिए था, तो ये भी अपने आप में गलत है, ठीक है। ये सब गलत आ रहा है। Na2K2O में इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पोलराइजिंग पावर कम है, बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मैंने आपको डी बताया था, इसका भी डी है। विच ऑक्साइड इज मिक्स एसिड, मिक्स मतलब 2 एसिड से बनी हुई है, तो वो कौन सी होगी, जिसका ऑक्सीजन नॉर्मली ऑड आता है ना अपने ग्रुप के हिसाब से, वो नॉर्मली मिक्स एनाइड होती हैं। तो यहाँ पे पता चला Cl+4, Cl के ना ऑक्सीजन क्या आते हैं तुम्हारे 1, 3, 5, 7, ये इसका ऑड ग्रुप नंबर 17 का है ना, तो ऑड आते हैं, इसका A1 आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट, तो मतलब इसमें ही गड़बड़ है। और +4 का मतलब समझते हो कि आपको ऑक्सीजन कौन से होंगे, 4 बनाना पड़ेगा। 4 का मतलब HCl3 5 और HCl2 3, इन दोनों को ऐड करके पानी हटाओगे
तो तुमको ClO2 मिलेगा, ये है, ठीक है। HClO3 प्लस, अब देख लो H2 हटा देना, उसके बाद में तुमको Cl2O4 मिलेगा, Cl2O4, Cl2O4, Cl2O4 इज नथिंग बट ClO2, ठीक है। तो इसी ऑप्शन इज दी मिक्स एसिड एनाहाइड्राइड। तो ऐसे जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो हम कर चुके हैं, +5 +4 +3 +2 +1 ऑक्सीजन स्टेट के साथ में एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीजन स्टेट के साथ बढ़ता है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नाइदर ऑक्साइडिंग एजेंट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ना ऑक्साइड ना रिड्यूसिंग, कौन होगा? तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो टिन पे +2 है, तो ये अल्टीमेटली +4 में जाना पड़ेगा इनर्ट पेयर की वजह से, है ना, इनर्ट पेयर नहीं लगता इस पर, तो +2 से ये मतलब अपना खुद का ऑक्सीजन कराएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो दूसरे का ये रिडक्शन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा। Pb+2 ऑलरेडी स्टेबल है, इनर्ट पेयर फेट के वजह से स्टेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी आंसर होगा इसका। बिस्मथ 5+ किस में जाने की कोशिश करेगा? बिस्मथ 3+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब खुद का रिडक्शन करवाएगा तो ऑक्साइडिंग एजेंट की तरह काम करेगा। थैलियम +3 में, तो +3 से +1 में जाने की कोशिश करेगा, रिडक्शन करवाएगा तो ऑक्साइडिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा है बेटा, तो बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यदि हम देखें इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी देखो बेटा, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो पॉलीएटॉमिक के केस में कोवलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बेरियम का साइज ज़्यादा, कोवलेंट पोलराइजिंग पावर कम, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ बेसिक अभी हम देख चुके हैं बेटा ऑलरेडी, बिल्कुल सही बात है कि 2 और फिर ये और ये एम्फोटेरिक है, तो ये बेसिक और ये एम्फोटेरिक में एम्फोटेरिक हार गया, और ये बिल्कुल सही बात है। सॉल्युबिलिटी, ये भी सही था, सॉल्युबिलिटी कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम, तो बड़ा बड़ा, ओह गलत है, ये तो ऐसा आना चाहिए था, बड़ा छोटा ज़्यादा सॉल्युबल, ये गलत है, तो गलत ही पूछा ना, सी आंसर आएगा। सॉल्युबिलिटी छोटा बड़ा, सही बात है, बॉन्ड से भी आ जाएगा आंसर, सबसे आ जाएगा, है ना, तो सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पी को हीट करने पे मेटल सॉलिड मिलेगा, मतलब Ag2 HgO में से वो टूटते हैं क्योंकि वही मेटल लिख देंगे, तो मेटल कौन देगा? Ag2O देता, नॉर्मली HgO देता, तो AgNO3 और HgO में से कोई ना कोई आएगा, है ना। और एम्फोटेरिक कौन देगा? एम्फोटेरिक वो देगा जो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड मतलब एम्फोटेरिक होना चाहिए, तो X जो होगा वो एम्फोटेरिक हो, और एम्फोटेरिक तो यही आ रहा है यार, है ना, ये आ रहा है, तो ये ZNO, क्योंकि ये भी Li2 भी एम्फोटेरिक नहीं है, ये अच्छा ये आ रहा है, ये ओके, ये आ रहा है, ये और ये, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन बी और डी, और बी होगा, क्यों? क्योंकि मेटल सॉलिड भी चाहिए, तो AgNO3 को हीट करने पे Ag + NO2 + O2, बिल्कुल सही आ रहा है, AgNO2O2, और एम्फोटेरिक PbO NO2 + O2, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कंपाउंड विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस अ पैरामेटिक एसिडिक गैस, पैरामेटिक एसिडिक गैस होना चाहिए मतलब, तो MgO + NO2 + O2, तो O2 तो क्या है? पैरामेटिक तो है, बिल्कुल सही बात है। Fe2SO4 होल थ्राइस, ये तो तुम्हें SO3 देता है, ये तो पैरामेटिक नहीं है, गलत है। ये क्या देता है? FeO + CO2, CO2 इज डायमैग्नेटिक। ये क्या देता है? Hg + CO + CO2, और फिर O2 जो होती है HgO की, वो कन्वर्ट होकर Hg + CO2, तो CO2 भी डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक, ए ऑप्शन, O2 की वजह से ए ऑप्शन बेटा, ठीक है। तो अब मैं आज के सेशन में बस इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर योर होमवर्क, है ना,
ये आपके होमवर्क हैं, दीज आर द है ना, ये आप होमवर्क के तौर पर आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बस इतना ही करेंगे बेटा हम लोग आज। थैंक यू वेरी मच। और ये मैं आपको बता दूं, आप यदि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन यूज़ माई कोड कपिल लाइफ एंड अवेल अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। आज ही ये वैलिड है, आज तक ही वैलिड है। प्रोडिजी के लिए आप इनरोल कर सकते हो, दिस इज स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। और इसमें आपको काफ़ी सारे प्राइज मिलेंगे एंड स्कॉलरशिप तो मिलेगी। एंड दीज आर द बैचेस विच आर कमिंग एंड यू कैन आस्क अस आउट ऑन अनअकैडमी ऐप। थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बेटा।